हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ाना शुरू किया है और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। आज भी एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। क्या आज मैं ब्रिक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं और ब्रिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन पूर्व शर्त यह है कि यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। ओके, और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले तो यह ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है वो देख लेते हैं। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी कि 5 देशों का यह अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। क्या दोस्तों, ब्रिक्स एक शॉर्ट नेम है और 5 देशों के नाम याद रख लीजिए, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और दोस्तों, यह ब्रिक्स की संरचना देखें तो ब्रिक्स कोई अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। क्या दोस्तों, यह ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां एक क्वेश्चन है, 2 सेंटेंस है और हमें पता लगाना है कौन सा कथन सही है। तो दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले क्या पूछा गया है कि ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ते हैं कि ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही और 5 देशों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। और ब्रिक्स एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, यहां कुछ गलत है क्योंकि ब्रिक्स एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है। और दोस्तों, मैंने क्या बताया कि यह ब्रिक्स कोई अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। तो यहां केवल 1 नंबर का सेंटेंस सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। क्या यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रति वर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेताओं द्वारा की जाती है। यानी कि दोस्तों, अल्फाबेट के लिहाज से नहीं बल्कि इसी क्रम में अध्यक्षता की जाती है। सबसे पहले ब्राजील के बाद आने वाले वर्ष में रूस अध्यक्षता करेगा, बाद में हमारा इंडिया, बाद में चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका। और दोस्तों, यह ब्रिक्स सम्मेलन पूरे विश्व के लिए क्या मायने रखता है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है वो देखो कि ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। तो दोस्तों, यह अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है और इसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है और यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार तथा वैश्विक शक्ति भी है। चलिए, आंसर बताइए कि ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलिए, दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़ते हैं। आपका ध्यान भी स्क्रीन पर होना चाहिए। मेरे साथ साथ सेंटेंस पढ़िए कि ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का सम्मेलन 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। यहां कुछ गलत है क्योंकि सर्वोच्च नेताओं का यह ब्रिक्स सम्मेलन 2 वर्ष में एक बार नहीं बल्कि प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। पहला सेंटेंस गलत। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। यह बात तो मैंने आपको हाल ही में बताई
कि ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने 40% है। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस सही। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और दोस्तों ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई, ये देखो। ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैचेज के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। क्या यह ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैचेज के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। और वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। और इस सफल बातचीत से यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले विचार आया। एक बार फिर से देख लो कि ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैचेज के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। और वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। और इस सफल बातचीत से यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ। और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यह दोस्तों याद रख लेना चाहिए कि पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ। तो 2009 में आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ, रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ। और दोस्तों तब स्थापक सदस्य कंट्री कितने थे, 4 ही थे। और दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। तो पहले नाम था ब्रिक और साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो नाम बन गया ब्रिक्स। और साउथ अफ्रीका इस समूह में कब शामिल हुआ, दिसंबर 2010 में। ऐसे फैक्ट कि यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो कि पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। और मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों साउथ अफ्रीका सबसे पहली बार कब शामिल हुआ, तो मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो गैस करना है। तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में हुआ। जी हां, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ, रूस में हुआ। और दोस्तों नाम थोड़ा डिफिकल्ट था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। येकतेरिनबर्ग, कहां पर, येकतेरिनबर्ग में पहला यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। दूसरा सेंटेंस, दिसंबर 2008 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल किया गया। यहां कुछ गलत है क्योंकि दिसंबर 2008 में नहीं बल्कि दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस हो गया गलत। और ब्रिक्स समूह के स्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 4 है। बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा। ओके, तो यह सेंटेंस सही हो गया। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 3 नंबर का सेंटेंस है वो सही है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और दोस्तों यह ब्रिक्स समूह की स्थापना की गई है तो कौन कौन से उद्देश्य है वो देखो। ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। दोस्तों ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, तो ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्यायसंगत
और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। और ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाए और जहां तक संभव हो सके प्रतियोगिता से बचा जाए। दोस्तों, यह ब्रिक्स देशों के बीच प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए, प्रतियोगिता से बचना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। एक बार फिर से देखो कि ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाए और जहां तक संभव हो सके प्रतियोगिता से बचा जाए, कंपटीशन नहीं होनी चाहिए पांचों देशों के बीच। और ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनयिक इकाई के रूप में उभर रहा है जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार के मूल उद्देश्य से परे है। और आगे दोस्तों, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र की बात करें, यानी कि ब्रिक्स समूह के बीच किन किन क्षेत्रों में सहयोग किया जाता है, तो पहला क्षेत्र है आर्थिक सहयोग। ब्रिक्स देशों में कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की गतिविधियों के साथ साथ व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिक्स समझौतों से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग यानी कि इनोवेशन में सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, आकस्मिक रिजर्व समझौते और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग आदि सामने आए हैं। और दोस्तों, आगे मैं आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, और ये समझौते आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और एकीकृत व्यापार तथा निवेश बाजारों को बढ़ावा देने के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देते हैं। और दोस्तों, दूसरा एक सहयोग का क्षेत्र है पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो यह ब्रिक्स सदस्यों ने पीपल टू पीपल एक्सचेंज को मजबूत करने और संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म आदि क्षेत्रों तथा युवाओं में निकट सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह भी जिक्र किया था अपने भाषण में कि यह ब्रिक्स देशों के बीच एक खेल स्पर्धा का भी आयोजन होना चाहिए। और पीपल टू पीपल एक्सचेंज द्वारा ब्रिक्स सदस्यों के बीच खुलापन, समावेशिता, विविधता और सीखने की भावना आदि मामलों में संबंधों के मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज में यंग डिप्लोमेट्स फोरम, पार्लियामेंट्री फोरम, ट्रेड यूनियन फोरम, सिविल ब्रिक्स के साथ साथ मीडिया फोरम भी शामिल है। तो दोस्तों, ब्रिक्स देशों के बीच तीसरा सहयोग क्षेत्र है राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। ब्रिक्स सदस्यों के राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य विश्व को शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्याय संगत एवं निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना है। क्या यह ब्रिक्स सदस्यों के राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य क्या है? विश्व को शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्याय संगत एवं निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना है। और ब्रिक्स सदस्य देशों की घरेलू और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए साझा नीतिगत सलाह तथा सर्वोत्तम कार्यों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करता है। और यह वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्गठन पर भी बल देता है ताकि यह बहुपक्षवाद पर आधारित हो एवं अधिक संतुलित हो। और दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के लिए ब्रिक्स को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है जिसमें अफ्रीकी एजेंडा और दक्षिण दक्षिण सहयोग शामिल है। और अगला दोस्तों सहयोग क्षेत्र है सहयोग तंत्र। तो सदस्यों के बीच निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग किया जाता है। किन किन माध्यमों में सहयोग किया जाता है? तो ट्रैक 1 में राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक राजनयिक जुड़ाव, ट्रैक 2 में है सरकार से संबद्ध संस्थानों के माध्यम से संबंध, उदाहरण के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम और व्यापार परिषद। ट्रैक 3 है सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ओके, और वैश्विक संस्थागत सुधारों में ब्रिक्स का क्या प्रभाव है? देखो, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग शुरू करने का मुख्य कारण वर्ष 2008 का वित्तीय संकट था। क्या यह ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? वर्ष 2008 का वित्तीय संकट था। और इस वित्तीय संकट के कारण डॉलर के प्रभुत्व वाली मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता पर संदेह उत्पन्न हुआ था। और बाद में दोस्तों यह अर्थव्यवस्था यानी कि डॉलर पर संदेह उत्पन्न हुआ जिसकी बदौलत से यह ब्रिक्स का गठन किया गया है। एक बार फिर से देख लो
कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग शुरू करने का मुख्य कारण वर्ष 2008 का वित्तीय संकट था। वित्तीय संकट अमेरिका में आया था और वित्तीय संकट के कारण डॉलर के प्रभुत्व वाली मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता पर संदेह उत्पन्न हुआ था। और दोस्तों चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग शुरू करने का मुख्य कारण क्या था। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? वर्ष 2008 का वित्तीय संकट था। सही आंसर है ऑप्शन सी। और ब्रिक्स ने बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार के क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और तेजी से उभरते हुए बाजार को दर्शाया है। और ब्रिक्स ने संस्थागत सुधार पर जोर दिया, जिसके कारण वर्ष 2010 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में सुधार हुआ। क्या? यह ब्रिक्स ने संस्थागत सुधार पर भी जोर दिया, जिसके कारण वर्ष 2010 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल म्यूचुअल मॉनिटरी फंड के कोटे में भी सुधार हुआ। इसने वित्तीय संकटों में पश्चिमी प्रभुत्व को कम कर दिया और ब्रिक्स देशों को बहुपक्षीय संस्थानों में एजेंडा सेटर बनने दिया। आगे दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। ब्रिक्स समूह द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है। तो वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया। कब? वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया। चलिए आंसर बताइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना निम्न में से किस समूह ने की है? तो हम किस समूह की बात कर रहे हैं? ब्रिक्स समूह की बात कर रहे हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसने की है? ब्रिक्स समूह ने। और वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब? वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन बने? हमारे भारत के के.वी. कामत बने। कौन? के.वी. कामत। और फोर्टालेजा घोषणा में कहा गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करके स्थायी और संतुलित विकास में योगदान देगा। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि ब्रिक्स समूह द्वारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है, तो इसका हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें पता लगाना है कौन सा कथन सही है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष भारत के के.वी. कामत बने। सही? ओके, पहला सेंटेंस सही। और छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। और छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो मैंने आपको बताया, ये देखो वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालन के प्रमुख क्षेत्र है स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग। दोस्तों इन मामलों में न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आर्थिक सहयोग मिलता है और न्यू डेवलपमेंट बैंक सभी सदस्य देशों के समान अधिकारों के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र पर भी काम करता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चीन के शंघाई शहर में एनडीबी का हेडक्वार्टर स्थित है। तो ऐसा भी सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो चीन के शंघाई शहर में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था क्या है? क्या यह कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट क्या है? तो वैश्विक वित्तीय संकट की संभावनाओं के मद्देनजर ब्रिक्स राष्ट्रों ने वर्ष 2014 में
छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फोर्टालेजा घोषणा के दौरान ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था यानी कि CRA बनाने पर सहमति जताई थी। यानी कि पांचों देशों द्वारा एक ऐसी आकस्मिक निधि होनी चाहिए जो आकस्मिक अवस्था में उपयोग में ली जाए। और CRA का उद्देश्य क्या है? CRA का उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करना है। CRA की प्रारंभिक क्षमता $100 बिलियन है। क्या यह CRA की प्रारंभिक क्षमता $100 बिलियन है? यह वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करने और मौजूदा वित्तीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने में योगदान देगा। चलिए आंसर बताइए कि आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की प्रारंभिक क्षमता कितनी है? दोस्तों यहां मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूं, RBI की नहीं। ओके, तो आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की प्रारंभिक क्षमता कितनी? $100 बिलियन होगी। सही आंसर है ऑप्शन ए। और भारत के लिए दोस्तों यह ब्रिक्स क्या मायने रखता है, क्या महत्व रखता है? तो देखो, भारत आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के साथ साथ सामयिक वैश्विक मुद्दों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार आदि के माध्यम से ब्रिक्स की सामूहिक ताकत से लाभान्वित हो सकता है। दोस्तों यह ब्रिक्स हमारे भारत के लिए क्या मायने रखता है वो बात मैंने आपको बताई। एक बार फिर से पढ़ लो कि भारत आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के साथ साथ सामयिक वैश्विक मुद्दों जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार आदि के माध्यम से ब्रिक्स की सामूहिक ताकत से लाभान्वित हो सकता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने तथा लाभ अर्जित करने में मदद करेगा। क्या दोस्तों, हमने NDB से लोन भी लिया है और NDB की आर्थिक सहायता से हमने कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों का विकास भी किया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने पहले ऋण को स्वीकृति दी है जिसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत भारत के लिए मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग सुविधा हेतु $250 मिलियन का ऋण भी शामिल है। और 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, क्या यह 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 भारत की अध्यक्षता में डिजिटल प्रारूप में आयोजित किया गया। दोस्तों हमने 13वें ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता की, लेकिन कोरोना महामारी के कारण दोस्तों यह जो शिखर सम्मेलन है वो वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। और ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के इस बहुपक्षीय समूह की अध्यक्षता बारी बारी से 5 सदस्य देशों द्वारा की जाती है, जो मैंने आपको बताया। और भारत ने पूर्व में वर्ष 2012 और 2016 में इसकी अध्यक्षता की थी। तो तीनों वर्ष याद रख लीजिए कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता कब कब की है। तो पहली बार हमने 2012 में, बाद में 2016 में और 2021 में हमने वर्चुअल मोड से यह अध्यक्षता की। ओके, चलिए आंसर बताइए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत ने अध्यक्षता कब नहीं की? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत ने अध्यक्षता कब नहीं की? तो 2012 में की, 2016 में भी की, 2021 में भी की, लेकिन 2018 में हमने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ना चाहिए, तो प्लीज लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करें। कल मिलेंगे एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।